नमस्कार। आज हम बीबीसी न्यूज़ हिंदी की एक खास रिपोर्ट पर बात करेंगे। इसमें ना कई सारी अहम वैश्विक घटनाओं का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। इसमें यूक्रेन युद्ध से लेकर रूस के अंदरूनी हालात, फिर गाजा और दक्षिण कोरिया तक काफी कुछ कवर किया गया है। तो चलिए इन्हीं सब पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ सामने आ रहा है। जरूर। शुरुआत यूक्रेन के उस दावे से करते हैं जो आजकल सुर्खियों में है, रूस के अंदर ड्रोन हमले। हाँ, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब ये नाम दिया है उन्होंने। जी। और दावा यह है कि रूस के अंदर काफी अंदर घुसकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और छोटा मोटा निशाना नहीं, कह रहे हैं कि रूसी बॉम्बर बेड़े का 1/3 हिस्सा। मतलब ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यूक्रेन अब शायद युद्ध को रूस के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, या कम से कम क्षमता तो दिखा ही रहा है। भले ही जमीन पर लड़ाई का रुख कुछ भी हो, ये एक तरह का पलटवार है, मनोवैज्ञानिक भी। सही कहा। ये होती खुफिया क्षमता और प्लानिंग को भी दिखाता है। जाहिर है ये अचानक नहीं हुआ होगा, इसके पीछे लंबी तैयारी रही होगी। अच्छा, एक तरफ तो ये हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस्तांबुल में बातचीत की भी खबर थी रूस और यूक्रेन के बीच। हाँ, बातचीत हुई थी, लेकिन देखिए नतीजा जो है वो मिला जुला सा है। मतलब ये कि युद्ध बंदियों की अदला बदली पर तो सहमति बन गई। हाँ। खासकर जो युवा हैं या बीमार हैं उनके लिए जी। ये मानवीय दृष्टि से अच्छा है, जरूरी भी है। ठीक है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है युद्ध विराम का, उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। तो शांति अभी दूर है। लगता तो यही है। यूक्रेन का कहना है कि स्थायी हल के लिए तो पुतिन और ज़ेलेंस्की को सीधे मिलना होगा। यानी एक तरफ टकराव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बातचीत अटकी हुई है। इसी बीच रिपोर्ट में रूस के अंदर एक और बात का जिक्र है, मुखबिरों का बढ़ना। ये क्या मामला है? हाँ, ये काफी चिंताजनक ट्रेंड लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आम नागरिक ही मतलब अपने पड़ोसियों या जानने वालों की जानकारी अधिकारियों को दे रहे हैं। किस तरह की जानकारी? अगर कोई युद्ध की या सरकार की आलोचना करता हुआ पाया जाता है तो। एलिसा गशनीना का एक केस भी सामने आया, जो एक कलाकार है। अच्छा। उन्हें अपनी कला की वजह से निशाना बनाया गया, ऐसा रिपोर्ट में है। ये कहीं ना कहीं मतलब एक पुराने दौर की याद दिलाता है और समाज में डर पैदा कर सकता है। लोग खुलकर बोलने से कतराने लगेंगे। यानी बाहरी लड़ाई का असर अब देश के अंदर के माहौल पे, भरोसे पर पड़ रहा है। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। चलिए अब गाजा की तरफ चलते हैं। रफा में एक सहायता केंद्र के पास कुछ हुआ है। हाँ, और यहाँ जो जानकारी है वो काफी उलझी हुई है, विरोधाभासी है। रेड क्रॉस और MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनका कहना है कि उनके सहायता केंद्र के पास गोलीबारी हुई और उसमें 21 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए, ऐसा वो कह रहे हैं। और कुछ चश्मदीदों ने इजरायली सेना पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। और इजरायली सेना क्या कह रही है? इजरायली सेना इससे साफ इनकार कर रही है कि उन्होंने सीधे नागरिकों पर गोली चलाई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ चेतावनी के लिए गोलियां चलाई थी। सिर्फ चेतावनी के लिए? हाँ। उन्होंने एक ड्रोन वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कुछ हथियारबंद लोग कथित तौर पर राहत सामग्री लूट रहे थे और लोगों पर गोलियां चला रहे थे। वो हमास पर आरोप लगा रहे हैं। तो सच क्या है ये कहना मुश्किल है। बेहद मुश्किल। ऐसी जगहों पर स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और ये दिखाता है कि मानवीय सहायता पहुंचाना भी कितना खतरनाक और विवादित हो सकता है। सही कहा। अच्छा, रिपोर्ट में दक्षिण कोरिया का भी जिक्र है, वहां चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव, और ये चुनाव एक खास माहौल में हो रहे हैं। आपको याद होगा पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चला था, फिर सैन्य तख्तापलट की कोशिश की खबरें भी आई थी। हाँ, बिल्कुल। तो इन चुनावों को एक तरह से राजनीतिक स्थिरता वापस लाने और लोकतंत्र की मजबूती की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। और अभी रुझान किस तरफ दिख रहा है? फिलहाल तो विपक्षी उम्मीदवार ली जे म्यूंग को बढ़त मिलती दिख रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये चुनाव एक तरह से मार्शल लॉ पर जनमत संग्रह जैसा है। अच्छा। मतलब लोग शायद लोकतंत्र को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हो गए हैं, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती मिलती है तो नागरिक चुनावों के जरिए उन्हें फिर से मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक अहम पल है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे यूक्रेन अपनी रणनीति बदल रहा है, रूस के अंदर सामाजिक दबाव बढ़ रहा है, गाजा में मानवीय संकट और सच का पता लगाना कितना मुश्किल है, और दक्षिण कोरिया अपने लोकतंत्र को संभालने की कोशिश कर रहा है कि रास्ते में हर जगह लड़े जा रहे हैं। हर घटना के कई पहलू हैं और उनका असर भी गहरा होता है। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि जब देश बाहरी लड़ाइयों में उलझे होते हैं तो वो अपने ही देश के अंदर असहमति या जानकारी के बहाव को कैसे और किस हद तक नियंत्रित करते हैं
और फिर इसका लोगों के भरोसे पर, समाज के पूरे ताने बाने पर लंबे समय में क्या असर पड़ता होगा। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, रूस पर यूक्रेन के हमलों ने चौंकाया। तुर्की में हुई बैठक में युद्धबंदियों की अदला बदली पर राजी हुए रूस और यूक्रेन। जंग रोकने पर नहीं बनी कोई बात। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर किए ड्रोन अटैक। जानेंगे रूस के लिए कैसे बड़ा झटका माना जा रहा है यूक्रेन का ये कदम। यूक्रेन जंग की आलोचना करने वाले देशवासियों की जानकारी सरकार को देने में जुटे रूस के कई लोग। इस मुखबिरी से कैसे बन रहा है डर का माहौल, दिखाएंगे बीबीसी आई की रिपोर्ट में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। जानेंगे कहां पहुंची रूस यूक्रेन में जंग रोकने की बातचीत, साथ ही देखेंगे इजरायली सेना पर लगा भूख से बेहाल गजा के लोगों पर गोलीबारी का आरोप। एक मेडिकल चैरिटी के मुताबिक 21 की मौत, कई घायल। इजरायली सेना ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और भारी राजनीतिक उठापटक के बाद दक्षिण कोरिया में नई चुनावी तैयारी। वोट के जरिए शांति और लोकतंत्र को मजबूत करने की उम्मीद। एक दिन पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए थे और आज तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। 3 सालों में दोनों देशों ने दूसरी बार सीधी बातचीत की है। पहले दौर की बातचीत पिछले महीने हुई थी, जो 2 घंटे से भी कम चली थी और इससे सीज फायर पर कोई खास बात नहीं बन पाई थी। इस बार की बातचीत भी 1 घंटे से कुछ वक्त ज्यादा तक चली, जिसमें युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति बनी। इस बीच लिथुआनिया में अलग से यूक्रेन के सहयोगी देशों से बैठक करने पहुंचे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इस तरह का समझौता होने के संकेत दिए थे। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएं, उस पर और प्रेशर बनाया जाए। रूस को इस बैठक में सीज फायर पर अपना प्रस्ताव भी सौंपना था। इस्तांबुल में मौजूद रहे बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा बता रहे हैं कि इस बैठक का हासिल क्या रहा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष 25 साल से कम उम्र के और गंभीर रूप से बीमार युद्धबंदियों की अदला बदली पर राजी हुए हैं। लगता है इस चर्चा से यही हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस बिना शर्त युद्ध विराम की मांग को खारिज कर रहा है। साथ ही रूस के प्रस्ताव पर यूक्रेन प्रतिक्रिया नहीं दे सका, क्योंकि उसे ये प्रस्ताव बैठक के बाद दिए गए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का मानना है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक से ही कोई हल निकल सकता है। इस चर्चा से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने ड्रोन से रूस के 4 मिलिट्री बेसिस पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इसमें रूसी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर उनकी सेना ने कम से कम 4 रूसी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया है। देखिए बीबीसी संवाददाता बैरी कैफरी की ये रिपोर्ट। साइबेरिया से लेकर आर्कटिक सर्कल तक आसमान में दिखे ड्रोन्स के झुंड सोशल मीडिया पर भी नजर आए। रूस पर किया गया ये हमला हिम्मत भरा और बड़ा कदम था। ड्रोन्स के झुंड ने बमबारी करने वाले रूसी लड़ाकू विमानों को एक एक कर निशाना बनाया। यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। हम जानते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं। हम अपनी क्षमता के लिहाज से हर संभव तरीके से अपना बचाव करेंगे। हम ये जंग कभी नहीं चाहते थे। हमने तो रूस को युद्ध विराम की पेशकश भी की थी। इरकुत्स्क के उत्तरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर यूक्रेन का ये ऑपरेशन दिखा। पहले से ही धुआं उठ रहा था। फिर एक ट्रक के पीछे से ड्रोन दिखा और उसने भी हमला कर दिया। चंद पल बाद एक और ड्रोन आया। पुलिस वाले ने गोलियां चलाकर इसे गिराने की कोशिश की। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचाया है। माना जा रहा है कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन क्वाडकॉप्टर्स थे। यूक्रेन का कहना है कि 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिनकी कमान अलग अलग पायलट्स के हाथ थी। रूस में ऐसी भावना है कि हमारी मातृभूमि एकदम सुरक्षित है और कोई दुश्मन इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर यूक्रेन ने दिखा दिया है कि ये सच नहीं है। वो कहीं भी पहुंच सकता है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम 40 रूसी बम वर्षक विमान तबाह किए हैं, जो रूसी लड़ाकू फ्लीट की 1/3 से ज्यादा संख्या है। ये सब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों में सीधी बातचीत से ठीक पहले हुआ।
शांति पर बात से पहले 24 घंटों तक खलबली मचना कोई अच्छा संकेत नहीं माना जाता। बीबीसी संवाददाता बैरी कैफरी की रिपोर्ट। इस हमले से यूक्रेन ने रूस और दुनिया को क्या संदेश दिया है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स। ये खुफिया जानकारी और एक देश के तौर पर काफी बड़ा काम है, जैसा यूक्रेन कह रहा है, और इसे मुकम्मल करने में काफी लंबा वक्त लगा। जब ऐसा हमला करने का ख्याल आया तो इसकी योजना बनाने में शायद 1.5 साल लगे होंगे, और इस हमले से यूक्रेन ने पूरी दुनिया और रूस को बता दिया है कि यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही उसने अपने कदम पीछे किए हैं। भले ही यूक्रेन पूर्व में मौजूद अपने इलाकों को खो रहा है, लेकिन वो अभी भी रूसी सेना के गढ़ में भारी भरकम हमले करने की काबिलियत रखता है। बीबीसीआई इन्वेस्टिगेशन ने एक रशियन डिनाउंसर से बात की है। रूस में डिनाउंसर उन नागरिकों को कहा जाता है जो अधिकारियों को ऐसे लोगों की जानकारी देते हैं जो उनके मुताबिक रूस विरोधी और युद्ध विरोधी बातें करते हैं। रूस में सदियों से ऐसा होता आ रहा है और डिनाउंसर्स की शिकायत पर लोगों को जेल भी भेजा जाता रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता अल्बीना कोवालियोवा की ये रिपोर्ट। यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने से रूस में एक बार फिर डिनाउंसर्स का उभार देखने को मिला है। रूस की आलोचना करने वाले नागरिकों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है। ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। सोवियत संघ के पहले से ही नागरिकों को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मगर आज फिर वो पुरानी परंपरा लौट आई है। अब मिलिट्री के साथ साथ पूर्व सैनिकों को विशेष तवज्जो मिल रही है। वैलेंटीन बोत्सविन जैसे लोग पत्र लिखते हैं और चर्चित लोगों की आलोचना करते हैं। वो उन पर नैतिक रूप से भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हैं। हाँ, मैं कई पत्र लिखता हूँ। उनमें से कई सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि अभी हम मानवीय मूल्यों के लिए हो रही जंग लड़ रहे हैं। मई में वैलेंटीन बोत्सविन ने एलिसा गोर्शनीना की आलोचना की थी। बोत्सविन ने एलिसा पर अपने आर्ट के जरिए बुरी बातों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। कुछ पता नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि कब कौन आ जाएगा। कार में बैठकर नजर रखना, काले कपड़े पहने शख्स को अपनी ओर आते देखना, ये सब डराने वाला था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। दरअसल एलिसा ने एक पंक बैंड के लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो के लिए आर्ट डिजाइन किया था। इसके बाद आलोचना शुरू हुई। वे बकवास कर रहे थे। वो अध्यात्म की आड़ में सेक्सुअल चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो कहती हैं कि वो कलाकार है। माफ कीजिए, ऐसा नहीं है। मैंने अधिकारियों को लिखा कि इस मामले को सुलझाएं। एलिसा के साथ हुए बर्ताव से उनकी मां परेशान हो गई। उन्होंने बोत्सविन को पत्र लिखा कि उनकी बेटी को अकेला छोड़ दे। मैंने उनकी मां को जवाब दिया कि अपनी बेटी से बात करें। अगर वो माफी मांगती हैं तो ये मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि मेरा काम कितना खराब है। आप क्या देख रही थी? आपने एक शैतान को क्यों पाला पोसा? कई लोगों की ओर से आलोचना किए जाने के बाद अप्रैल में एलिसा को 10 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें एक रूसी कानून तोड़ने के लिए जुर्माना अदा करने पर रिहा कर दिया गया। उनकी जो प्रदर्शनी लगी थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। करियर पर तो ब्रेक लगा ही, उनकी आज़ादी भी खतरे में है। मगर एलिसा ने फैसला किया है कि वो रूस में ही रुकी रहेंगी। यहाँ रुकना महत्वपूर्ण है। मेरे कई अधिकार मुझसे छीन लिए गए थे। मेरा मानना है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बीबीसी संवाददाता अल्बीना कोवालियोवा की रिपोर्ट। अब रुख मिडिल ईस्ट का, जहां रेड क्रॉस का कहना है कि गजा के रफा में राहत सामग्री बांटने के एक सेंटर के पास गोली लगने से कम 21 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल इसराइल और अमेरिका के गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम के संगठन को गजा में राहत सामग्री बांटने की जिम्मेदारी दी है। इसे यहां काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। फलस्तीनियों को राहत सामग्री लेने के लिए इस संगठन के सेंटर्स तक जाना पड़ता है।
वहां काम कर रही फ्रांस की चैरिटी MSF, जिसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है, उसका कहना है कि गजा में अमेरिका की मदद से जो एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खुला है, वहां से इलाज करवाने के लिए MSF के पास आए घायल लोगों ने बताया कि इस्राएली सेना ने उन पर चारों ओर से गोलियां चलाईं, मगर इस्राएली सेना का कहना है कि उसने फायरिंग नहीं की। देखिए BBC संवाददाता लूसी विलियमसन की ये रिपोर्ट। उन्होंने शनिवार की रात को ही अपना टेंट छोड़ दिया था क्योंकि उनका पेट खाली था, मगर खाली हो चुके दिल को संभालना बेहद दर्दनाक है। सुबह होते ही गजा का नासिर अस्पताल घायलों से भर गया। रफा के पास इसराइल समर्थित सहायता केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे भूखे लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। पूरी दुनिया देखे कि इजराइल और अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद करेंगे और उन्होंने हमें मार दिया। इस वीडियो को एक चश्मदीद ने बनाया है जिसमें लोग सामान उठाते दिख रहे हैं और जमीन पर लाशें पड़ी हैं। वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि भीड़ बढ़ते ही टैंक्स ने फायरिंग कर चेतावनी दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी। साइट के पास मौजूद इसराइल समर्थित ग्रुप ने रविवार सुबह 5 बजे के बाद का ये वीडियो भेजा है। उसका कहना है लोगों की मौत को लेकर झूठा और भ्रामक दावा किया जा रहा है। रफा में मौजूद एक इस्राएली सैनिक ने हमें बताया कि सिर्फ चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई गई थीं। इस्राएली सेना ने सहायता केंद्र के पास या अंदर किसी भी नागरिक पर गोली चलाने से इनकार किया है। साथ ही उसने दूसरी जगह का ड्रोन से बनाया वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कुछ हथियारबंद लोग राहत सामग्री लूट कर ले जा रहे गजा के लोगों पर फायरिंग करते दिख रहे हैं। हमास हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अफवाह झूठ फैलाकर और हिंसा करते हुए गजा के लोगों को सहायता केंद्रों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हम इन सभी घटनाओं और आरोपों की जांच करेंगे। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें ज्यादातर लोग गोली लगने और धमाकों से घायल हुए हैं। एक इंटरनेशनल डॉक्टर ने बताया उनके पास बेहोश करने की दवाइयां और पट्टियां खत्म हो रही हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें खाना लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्हें गोली और बम के जख्मों के साथ अस्पताल जाना पड़ा। ज्यादातर की हालत गंभीर थी। कुछ तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें सिर और छाती में गोलियां मारी गई थीं। जिंदा बचे लोग लाशें उठाते हुए हमास को कोस रहे थे। आलोचक कहते हैं कि इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वहीं जो लोग खुद हथियारों से लैस हैं वो गजा के भूखे लोगों को भी खतरा समझ रहे हैं। BBC संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। बात दक्षिण कोरिया की, जहां 3 जून को नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी। आज से 6 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें महाभियोग से हटा दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस चुनाव के बाद कई महीनों से चल रही राजनीतिक उठापटक खत्म हो जाएगी। पद से हटाए गए राष्ट्रपति की पार्टी कमजोर है, जिससे विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी अनुमानों में बढ़त मिलती दिख रही है। देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से BBC संवाददाता जीन मैकेंजी की ये रिपोर्ट। चुनाव प्रचार जोखिम भरा है। विपक्षी उम्मीदवार बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रहकर ही भीड़ को संबोधित कर सकते हैं। लगातार मिल रही धमकियों की वजह से ही उन्हें राष्ट्रपति के स्तर की सुरक्षा दी गई है। उनकी हत्या की भी साजिश रची गई थी। बीती सर्दियों में यहाँ जो हुआ उससे राजनीतिक हालात बदल गए हैं। राष्ट्रपति ने सैन्य तख्ता पलट की कोशिश की और विपक्ष के नेता यानी ये जो कैंडिडेट हैं इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। यहाँ सुरक्षा के इंतजाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद दक्षिण कोरिया की राजनीति कितनी बंट गई है और हिंसक हो गई है। दक्षिण कोरिया के लोगों को लगता है कि ये चुनाव उनके पुराने जख्मों को भर देगा और देश को फिर पटरी पर ले आएगा। ली जे म्यूंग भी लोगों को यही समझा रहे हैं, जिन्हें इन चुनावों में बढ़त मिलती दिख रही है। ये वही हैं जो मार्शल लॉ के खिलाफ वोट करने के लिए संसद की दीवारों पर चढ़ गए थे। इनका कहना है कि वो ही ऐसे शख्स हैं जो सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। पहले मैं राजनीति के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन जब से मार्शल लॉ लगा अब मुझे मिस्टर ली पर ही भरोसा है। मुझे लगता है कि मिस्टर ली ही मार्शल लॉ की वापसी रोक सकते हैं।
और ये वो शख्स हैं जो सैन्य तख्तापलट की तैयारी में थे, फिर इन पर महाभियोग चला और अब मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तख्तापलट की कोशिश की वजह से सत्ताधारी पार्टी की छवि खराब हुई है, यहाँ तक कि उसे अपना उम्मीदवार तय करने में भी दिक्कत हुई। आखिरकार उन्होंने इस शख्स पर दांव लगाया। ये लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं। इस बार के चुनाव को मार्शल लॉ को लेकर एक जनमत की तरह देखा जा रहा है। ये मार्शल लॉ का चुनाव है। आप देख सकते हैं कि लोगों में सत्ता परिवर्तन की चाह है। पहले ऐसा नहीं था। कंजर्वेटिव पार्टी तो खुद को एकजुट बनाए रखने में ही जूझ रही है। कोरियाई लोग बेसबॉल को लेकर भी उतने ही इमोशनल और बटे हुए होते हैं जितना राजनीति के लिए, मगर इस गेम में टीम्स एकजुट हैं और चाहती हैं कि देश आगे बढ़े ताकि उन समस्याओं से भी निपट सकें जिन्हें अभी के लिए टाल दिया गया है। लेकिन फिलहाल तो सबसे अहम है मंगलवार को होने जा रहे चुनाव। मुझे लगता है कि हमारे देश में वो ताकत है कि यहाँ लोकतंत्र पहले से भी मजबूत होगा, इसलिए मैं शांति के लिए वोट करूंगा। इनके देश में लोकतंत्र टूटने की कगार पर आ गया था, लेकिन इस चुनाव के जरिए कोशिश है कि भरोसा फिर से बहाल हो। बीबीसी संवाददाता जीन मैकेंजी की रिपोर्ट। और अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। चीन ने अमेरिका पर ट्रेड पर हुए समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि उसके छात्रों का वीजा वापस लेना और एआई चिप्स का एक्सपोर्ट रोकना बीते महीने हुई डील का उल्लंघन है। इसके पहले अमेरिका ने कहा था कि चीन ने खनिजों का एक्सपोर्ट धीमा कर समझौता तोड़ा है। जापान एक कानून लाया है जिससे वर्कर्स को गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी। नए कानून के मुताबिक कंपनियों को अब हीट स्ट्रोक के लक्षणों से जूझ रहे कर्मचारियों की मदद करनी होगी। पोलैंड में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी करोल नवरोत्स्की को नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। पेशे से इतिहासकार रहे नवरोत्स्की ने 50.9% वोट लेकर वॉर्सो के मेयर रफा चास्कोव्स्की को हराया। और देखिए बास्केटबॉल खेलते ये सी ऑटर्स। ये अमेरिका के ओरेगन जू में मजे से बास्केटबॉल सीख भी रहे हैं और उसे बास्केट में भी डाल रहे हैं। इन ऊदबिलावों को एक्सरसाइज करना सिखाया जा रहा है ताकि बुढ़ापे में इनके जोड़ों में दिक्कत ना हो। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त।